Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. ग्रामर स्टार्टिंग से मैं बीच में आया था, कल रात को पता चला कि आप लोगों का नहीं है। मैं जाके आपका वही काम करूंगी। जितना मैं पीडीएफ में भेजूंगी, फिर सर देते हैं ना तो उल्टा पुल्टा हो जाता, आगे पीछे हो जाता है। तो मैं पीडीएफ तैयार कर लूंगी, देन आपको भेजूंगी। तो उसमें रहेगा काल, वाक्य के प्रकार, विकारी में जैसे संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, अवयव, कारक, बस इतने ही है ना। तो एक्चुअली इतना ग्रामर में अभी तक क्यों ले रही थी, क्योंकि अभी तक मुझे आप लोगों का पोर्शन कितना मालूम नहीं था, पर अभी कंफर्म हो गया कि पिछले साल जितना रिड्यूस होता उतना ही है। तो हमने इसीलिए मैंने अभी तक आपको लेसन में अटका के रखा था कि हम इतना ही पढ़ते, 3 लेसन ही किया था। देखो उसमें भी दूसरा लेसन गया, क्योंकि पिछले साल मैंने 5 लेसन कंप्लीट किए थे, उसके बाद पता चला कि लेसन नंबर 2 और 5 है ही नहीं। हाँ मिस, हम लोग को भी जलताया जल गई ना, इसलिए इस साल मैंने 3 ही लेसन पढ़ा के आपको छोड़ दिया था, और ग्रामर मैंने कंप्लीट किया आप लोगों का। देन अभी हम लेसन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी ये 4th कविता हो गई, तो यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब क्योंकि लेसन नंबर 2 और 5 नहीं है। टेक्स्ट बुक निकालो, मैं बता दूं कौन से लेसन नहीं है। आवाज नहीं, आप मुंह से टेक्स्ट बुक खोल रहे हो, फिर आवाज क्यों कर रहे हो इतना। चलिए इंडेक्स अनुक्रमणिका निकालिए। सिर्फ मणिका नहीं, जाति की गाड़ी नहीं, अनुक्रमणिका। आप क्या टेक्स्ट, लिसन, कंफ्यूज मत होइए। आपके टेक्स्ट बुक का नाम है लोकवायु, और जो 50 मार्क्स वाले हिंदी है उनका लोकवाणी है, अलग है। देखो कुछ बच्चे ऑनलाइन ये लेते थे और ये वाले वो लेकर बैठते थे, ऐसे भी नमूने मिले हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। चलिए अनुक्रमणिका देखिए, इंडेक्स में देखा, लेसन नंबर 1 है। अच्छा कौन से नहीं मैं बता देती हूँ। लेसन नंबर 2 नहीं है, ओके। देन लेसन नंबर 5 नहीं है। लेसन नंबर 2 कौन था, लक्ष्मी, वो नहीं है। फिर भी हम पढ़ गए, बट हो गए, पर पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें से अपठित परिच्छेद आ सकते हैं। अभी जितना भी पोर्शन आपका रिड्यूस हुआ है, जैसे लेसन नंबर 5 गोवा जैसा, बराबर, पर वो आप पढ़ने वाले नहीं हो, पर एग्जाम में अपठित पद्यांश करके वो आ सकते हैं, इसलिए एक बार पढ़ के रखना जरूरी है, ओके। यानी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपको ही सिर्फ पढ़ना है, समझा। अपठित पद्यांश आते हैं। अभी देखो, आप देखो क्वेश्चन 1 में क्या आता है, पठित पद्यांश के अनुसार कृत्या करो, तो हमने पढ़े हुए, पर उसके बाद अभी नहीं आएगा, 20 मार्क्स में नहीं आएगा, 80 मार्क्स में जो पेपर आता है ना उसमें आते हैं अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, दोनों आते हैं, कविता भी आती है और लेसन भी। चलिए देन लेसन नंबर 2 लक्ष्मी नहीं है। लेसन नंबर 5 गोवा जैसे मैंने देखा, वो भी नहीं है। लेसन नंबर 7 खुला आकाश, वो भी नहीं है। देन लास्ट वन 11 कविता है, वो कृषक का गान, यानी कृषक बोले तो किसान, पर वो आपको पोर्शन में नहीं है। ये जितने भी लेसन है 4 नहीं है, तो आपको केवल 7 लेसन ही पढ़ने हैं, पर ये सभी लेसन के पीछे जो भाषा बिंदु आता है ना, ग्रामर, वो कंपलसरी पढ़ना है, वो आता है एग्जाम में, सिर्फ लेसन के बारे में नहीं आएगा। और आप भी जाए तो नो प्रॉब्लम, आपको पैराग्राफ दिया जाता है, आपको हमेशा एग्जाम में पैराग्राफ पढ़कर ही उसी के ऊपर से क्वेश्चन आंसर, तो पठित हो या अपठित हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय आपको वो पढ़ना ही है, समझा। चलिए दूसरी इकाई देख लीजिए, उसमें 2 लेसन नहीं है। लेसन नंबर 3 श्रम साधना, लेसन नंबर 3 श्रम साधना, वो नहीं है, रिड्यूस है, ओके। अच्छा ये नहीं, ये लेसन आप पेज कितने मालूम है, 5 या 6 पेज का लेसन है, बहुत बड़ा लेसन। श्रम, श्रम यानी मेहनत।
तो इसमें वही है कि दो तरह के श्रम करने वाले होते हैं। एक तो बहुत करता है क्योंकि उन्हें जितना श्रम करता है उतना पैसे नहीं मिलते, और दूसरे होते दिमाग वाला श्रम, यानी डॉक्टर, वकील, वो बिना कम मेहनत और बहुत पैसा कमाते हैं। और किसान मजदूर मेहनत बहुत करते हैं पर पैसे उन्हें मिलते नहीं, यानी जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। ये सारी बातें उसमें दी गई। चले देन नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 8, वो भी एक कविता है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो वो ये दो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। उसमें जो ग्रामर रहेगा वो देख लेंगे हम। ग्रामर भी इसमें देखने की जरूरत है, हमें पीछे ग्रामर व्याकरण विभाग दिया, उसमें जितना दिया उतना तो हम पढ़ते हैं, सो इसमें से वो आ जाते हैं, ओके। तो टोटल आपको पहली इकाई में 7 लेसन और दूसरी इकाई में 9 लेसन आपको पढ़ने रहेंगे, ओके। चलिए, तो आज मैंने आपको भारत महिमा पढ़ा दिया है, लक्ष्मी भी पढ़ा दिया, पर अभी वो काम कर रही है। देन बाहर है हमदर्द भी हमारा हो गया। देन आगे आज हम पढ़ेंगे मन, जो है पूरक वचन, ओके। चलिए, इसके लेखक है विकास परिहार जी, ओके। मन, मन बोले तो मन क्या है? एक अथाह सागर है, यानी कहने का मतलब मन, मन चाहा तो इधर, अभी आप बैठे हो पर मन आपका घर पे है, मन आकाश में उड़ रहा है, मन इधर जा रहा है, मन इसके साथ जा रहा है, मन इसके साथ जा रहा है। पर यहाँ मन मतलब है कि एक तरह का संघर्ष, हम जीवन जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं, तो देखा जाए तो ये एक, देखा आप देखोगे तो कितनी छोटी छोटी पंक्तियां दिख रही है, दिख रहे हैं ना? तो ये एक हाइकू है, हाइकू बोले तो एक जापान की विधा है। चलिए, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कवि परिचय बता देती हूँ। जो हमारे कवि है विकास परिहार जी, उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। और देखो, विकास परिहार जी ने 2000 से लेकर 2006 तक हमारे भारतीय वायुसेना में काम किया था। वायुसेना मालूम है ना? यस, हाँ। तो 6 साल उन्होंने हमारे भारत के लिए सेवा दी, है ना। हमारे देश में बहुत से नौजवान हैं जो हमारे भारत की रक्षा के लिए, है ना, हमारे सरहद पे, है ना, सैनिक भाई हमारे सब हवाई दल, भूदल, सभी दलों में डटे हुए हैं हमारे भारत की रक्षा के लिए। तो इस तरह हमारे जो विकास परिहार जी, उन्होंने लगातार 6 साल हमारी भारत की रक्षा हेतु या फिर सेवा करने हेतु उन्होंने अपने 6 साल इन्हें दिए। उसके बाद वह पत्र पत्रिका एवं रेडियो से, आपको मालूम है पहले कुछ भी नहीं था, टेलीविजन वगैरह, उस समय रेडियो का बहुत ये था, क्रेज था, यानी कैसे। और एक रेडियो, कौन सी कंपनी? फिलिप्स, फिलिप्स नाम सुना है? हाँ, उस समय वो अभी, हाँ, मैंने 10th मेरा 91 या 92 में मैंने पास किया 10th, पर उस समय मैं गुजरात में रहती थी और इतना नहीं, ऐसे गांव जैसा ही था, और उस समय बिजली नहीं थी। तो उस समय बिजली नहीं, तो हम क्या करते थे, आपको मालूम, कांच की शीशी होती है ना, जो हम दवाई वगैरह लेते हैं, कांच की शीशी, बॉटल, वो खाली, और उसका जो पतले का जो ढक्कन रहता है उसका, इसका ऊपर उसको एक छिद्र यानी होल करके, नाड़ा मालूम है, पायजामे का नाड़ा रहता है, उसकी उसमें ऐसा वात जैसा बनाकर, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? और उस शीशे में रॉकेट, केरोसिन, वो डालकर उसका दिया बनाकर हम पढ़ते थे, क्योंकि उस समय हमारे उधर लाइट नहीं थी। उसके बाद मोदी जी जीत कर आए और फिर गांव गांव शहर शहर बिजली आई, उसके बाद आई, तब तक नहीं थी। यानी 91 92 में जब हमने 10th पास किया तब हम उस दिए से पढ़ते थे, और रात के समय पढ़ना, यानी साथ में कोई नहीं, डर लग जाता तो क्या करते थे, फिलिप्स का रेडियो रहता था छोटा, उसको बजा कर रखते थे, वो उसका कुछ भी गा रहा है जो भी है, पुराने गीत वगैरह, पर उस समय ऐसा फील होता कि साथ में कोई तो है। आजकल तो हमें पढ़ने के लिए मम्मी ने अच्छे सा बेडरूम दिया है, हर एक सुविधा है, फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं। उस समय एक ही घर में एक ही साइड माँ बाप सो रहे हैं, भाई बहन है, अंधेरे में पढ़ना है, नाइट लैम्प कुछ नहीं, तो वैसा दिया रखकर हम पढ़ते थे, क्योंकि मोमबत्ती कैंडल वगैरह लाने के लिए पैसे नहीं थे, है ना। उस समय ऐसी परिस्थिति में भी हम पढ़े, 10th तक पढ़े। यानी उसके बाद आगे, अभी माता पिता ने बोल दिया कि आगे पढ़ा नहीं सकते हम, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, लड़कियां पढ़ेगी, बोलते हैं ना, लड़कियां दूसरों का धन होती है, पढ़ के लिख के जाएगी, अच्छा कमाएगी, जाके पति को देगी, हमको तो कुछ देने वाले नहीं,
और मैं अकेले थोड़ी घर में पढ़ने वाली, मेरे पास 2 भाई भी थे, अभी उन्हें भी पढ़ाना है। क्योंकि पहले पैसा बहुत, ये अभी पगार बढ़ा है, अभी सुख सुविधा अभी है, पहले के समय में बहुत कम था, कुछ नहीं। इवन मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड को सिर्फ 2000 पगार था, अभी तो 2000 एक दिन में उड़ा देते। जाओ चाइनीज के उस पे खाओ, सब बिल हो जाएगा 2500 हो जाता है कि नहीं तुरंत। होटल में जाओ एक टाइम का 5000 बिल बन जाता है। तो उस समय के 2000 कितने मायने रखते थे। अभी मुझे पढ़ने का शौक है, अभी मुझे मेरे तरह से पढ़ाई करनी, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने घर पे छोटे बच्चों का क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, उस समय घर में ट्यूशन क्लासेस बहुत चलते रहते थे, 1 महीना पढ़ाने पे 100 रुपीज मिलते थे। पर वहाँ कैसा है, गुजरात में जो स्त्रियां होती है, लेडीज को जो पढ़ाई होती है ना, उसकी फीस बहुत कम मिलती है। पूरा साल पढ़ना है, 100 रुपया 200 रुपया भरो तो भी चल जाता है। वैसे छोटे बच्चों को लेकर, और वहाँ कैसा है 10th तक नहीं 12th तक स्कूल है। हमारे इधर कैसा 10वीं तक स्कूल है, देन बाद में हम कॉलेज जाते हैं, जूनियर सीनियर कॉलेज करते हैं, देन फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो वहाँ कैसा 12th तक स्कूल, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, 12th तक कॉमर्स पढ़ा, ट्यूशन से फीस वगैरह पेड किया, देन बाद में कॉलेज में जाने के बाद कॉमर्स लेना है तो फिर उसकी तो महंगी फीस रहती है ना, तो कॉलेज की क्लासेस है, फिर नहीं भर सके, फिर आर्ट्स लिया, फिर 3 साल बीए किए, देन उसके बाद 2 साल एमए किए, देन शादी हुई, शादी के बाद बेटी हुई, बेटी के बाद मेरा नंबर लगा बीएड को। फिर उस समय छोटी बेटी को घर पे छोड़ के सुबह 10 बजे से जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। मेरी बेटी पूरा पार्ले जी बिस्किट खा के पड़ी हुई है, दूध में पार्ले जी बिस्किट खा के। छोटे बच्चों को तो माता चाहिए ना साथ में, और मेरा टाइम ही वैसा रहता था। और बीएड में जाना कंपलसरी है, बहुत स्ट्रगल था बीएड करना। अभी आपको मालूम नहीं, आपको कोई बहन वगैरह किसी ने किया तो उन्हें पता होगा। अभी आई थिंक 2 साल का कर दिया है या कुछ, पहले 1 ही साल में पूरा कवर, स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेना, स्कूलों में जाके पढ़ाना, वहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाते हो फील्ड में, बहुत बहुत स्ट्रगल रहता था। इतना स्ट्रगल करने के बाद फिर हम कुछ बने, और आजकल लाइफ एकदम स्मूथ है, बहुत अच्छा है। मम्मी की फैमिली भी, आज मम्मी का घर 3 माले का है, अच्छा है। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब रेलवे में है, मुझे टिकट के लाइन में खड़े रहने की जरूरत है, मेरा पास है, वो भी एसी का है, जब जी चाहो मैं जा सकती हूँ जहाँ। हस्बैंड कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, क्यों जाती है पढ़ाई, घर पे रहो, खाओ पियो आराम करो। पर इतना स्ट्रगल करके मैं एमए बीएड किया है, क्या घर में बैठने को किया। और क्या होता है, अपनी मेहनत की कमाई, अपना पैसा वो अपना होता है, वो उस पैसे की बात ही कुछ अलग होती है। महीने भर में आके क्लासेस लेती हूँ और सर मुझे पेमेंट देते हो, मेरा पैसा, मेरी मेहनत का, उस पर किसी का हक नहीं है। मेरा जी चाहे वैसा मैं उसे खर्च करूँ, फिर मैं पिज्जा खाऊं या बर्गर खाऊं या कपड़े खरीद। हस्बैंड को बोल के रखा है मैंने, आपका जो पैसा है उसका पॉलिसी जो बचत करना है करो, मेरा जो पेमेंट आएगा उसमें मैं और मेरे बच्चे खा पी के ऐश करेंगे। क्या मालूम कब कोरोना हो जाए, टपक जाए, बोल नहीं सकते क्या। मैं वही बोलती, सब बोलते हैं ना बीमा की पॉलिसी काम आएगी, अरे ऐसा ये सब पॉलिसी कब काम आती, मरने के बाद मिलते यार, जब जिंदा होते तब कुछ मिलता नहीं। मैं तो इनको हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती, ये बोलते ना इस साल पॉलिसी पर नहीं मिली यार, तुम भरो कुछ भी करो, मुझे मत दो, ये कुछ पैसा समय पे तो मिलता नहीं, जब मुझे इसकी जरूरत है मिलता नहीं, जब मैं टैं हो जाएगी तो तुम्हें मिलेगा, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं बचत करने वाली, चलो बात कहीं और चलिए। तो देखो यहाँ है हमारे विकास परियार जी, जो वायुसेना में उन्होंने भारत की सेवा की, देन उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे, यानी लिखने के पत्रकारिता, ओके। और उसके बाद वह रेडियो से जुड़े। अभी देखो मोदी जी का आता है मन, रेडियो पे आता है, मालूम है ना, मन से मोदी, मन की बात, हाँ वही। देन उसके बाद साहित्य में रुचि होने के कारण उन्होंने नाट्य दी, यानी साहित्य यानी लिटरेचर में भी उन्हें रुचि थी, इंटरेस्ट था। देखो उन्होंने अपने जीवन में, बोलते ना हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है तो मुझे ड्राइंग ही करना है, और माँ बाप बोलते नहीं आपको इंजीनियर बनना है, तो कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि माता पिता की बात सुन के इंजीनियर, पर हमारी जो हॉबी, हमारा जो शौक है वो साइड में हम कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो यहाँ देखो वह उन्होंने वायुसेना में भी काम किया, वो रेडियो से भी जुड़े, और साहित्य में इंटरेस्ट होने के कारण वो नाट्य गतिविधि यानी जो नाटक में जो भी रहते हैं, जो भी पार्टिसिपेट, उस सारी बातों से वो जुड़ रहे हैं, यानी साथ में वो अपने शौक को भी देख रहे हैं और अपना जो भी बिजनेस है। देखो वायुसेना बोले तो वहां जॉब करना, पैसे मिलना है परिवार के लिए, बराबर। और उसके बाद रेडियो से जुड़े रहना,
या साहित्य में इंटरेस्ट होना, या अपनी रुचि के अनुसार है, अपना इंटरेस्ट है। तो इस तरह इन्होंने किस तरह अपनी सभी बातों को संभाला है। ओके, तो इस तरह के थे हमारे विकास परियार जी। देन देखो इसके बाद है पद्य। पद्य यानी कविता। अभी ये क्या है, ये हाइकू है। हाइकू यानी जापान की एक विधा है, जापान की एक लोकप्रिय विधा है हाइकू। और ये हाइकू बोले तो दुनिया की सबसे छोटी कविता, दुनिया की सबसे छोटी कविता। केवल आप देखो, आप पंक्ति के हर एक शब्द काउंट करो। देखो पहली पंक्ति में 5 शब्द दिए हैं, दूसरी में 7 है। देखो पहली घ ना अ धेरा तो 5 शब्द है, मिला। देन उसके बाद च म क ता प्रकाश 7 है, देन और अधिक 5, यानी 5 + 7 + 5 यानी टोटल 17, यानी 17 वर्णों की 17 शब्दों की यह बनी पंक्तियां है, यानी सबसे छोटी कविता है। पर छोटी कविता होने का बोलते हैं कि आपकी भाषा में बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वही बात इसमें छुपी है। दिखने को भले छोटी है पर इसमें बहुत गहरा भाव छुपा रहता है। यानी कहने का मतलब कि कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना। कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के बड़बड़ बड़बड़ करते, बहुत बोलते हैं, पर उनका बोलना निरर्थक होता है, मीनिंगफुल होता है, यानी किसी काम का नहीं होता। और कुछ लोग होते बोलते कम बोलते हैं पर एकदम, हाँ कम बोलते हैं पर एकदम जोरदार बोलते हैं ना, बोलते हैं ना मौका देख के चौका मार देना, कहने का मतलब। हाँ, छक्का मारो चौका मारो जोर, और दोनों महत्वपूर्ण है ना रन बनाने के लिए। तो है ना, चौका हो या छक्का, दोनों बहुत उस समय जब बोलते हैं ना, मैच देखने का मजा आता है जब बॉल कम रन ज्यादा होते हैं, तभी मैच देखने को मजा आता है ना। तो कहने का मतलब है कि कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना। तो देखो यहाँ दिया है, देखिए पद्य संबंधी में पेज नंबर 15 पर, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है हाइकू। विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, सबसे छोटी। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से अपनाया। पहले हिंदी साहित्य ने हाइकू को अपनाया नहीं था, यानी पहला शतक, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, मगर 5वें शतक में हाइकू को उन्होंने खुले मन से अपना लिया। यस, 5वां शतक वही 5th सेंचुरी। हाइकू कविता 5 + 7 5 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है, यानी 17 वर्णों के शब्दों में बंधी हुई रहती है, ढांचे में बंधी जाती है। इसलिए दुनिया की सबसे छोटी कविता है। दिखने को भले छोटे पर इसमें बहुत गहरा भाव छुपा रहता है, कहने का मतलब है। देखो आगे, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही यानी अर्थपूर्ण सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। सीमित यानी कम शब्दों में, कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना, यही इस हाइकू की विशेषता है। ओके, देन उसके बाद जीवन के संघर्षों से, और जीवन में जो भी संघर्ष होता है वो सारे ये हाइकू सभी अलग अलग जीवन के संघर्षों को प्रस्तुत करता है। तो जीवन के संघर्षों से परिचित करवाया इस हाइकू के माध्यम से। ओके, देखो क्योंकि जीवन एक समान नहीं रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है, सुख दुख। जब तक सुख दुख जीवन में आता नहीं है तब तक हमें सुख और दुख क्या है इसका मतलब पता नहीं चलता। हम हमारे जीवन में हमेशा सुख है तो दुख क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। पर जब तक जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते तभी हमें एक दूसरे के महत्व के बारे में समझते। जीवन में धूप छाव, अभी आप गर्मी के मौसम में धूप से आ रहे हो, किसी पेड़ के नीचे रुकते हो और ठंडी छाव को, उस समय आपको उस ठंडी छाव का महत्व क्या है वो पता चलता है ना। तो जीवन में हर एक चीजों का आना भी बहुत जरूरी है, तभी सही मायने में जीवन जिया है ऐसा माने। नहीं तो सिर्फ सुखी रहे सरल है, बोलते ना जीवन में कोई एडवेंचर होना चाहिए। खतरों के खिलाड़ी देखते हो क्या? हाँ, क्या ये मगरमच्छ वगैरह सही जो दिखाते हो लेकिन लगता है ना कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा। तो कहने का मतलब कि जीवन में कुछ तो यानी संघर्ष होना चाहिए। जब तक हम संघर्ष का मुकाबला करते हुए उसमें से बाहर निकलते, देखो दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, कुछ तो हल है, कुछ तो रास्ता निकलता है, पर उसे निकालने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग अगर प्रॉब्लम्स आ गए जीवन में परेशान तो घबरा कर एकदम निराश हो जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, गलत राह अपना लेते हैं। तो ऐसी सारी चीजें नहीं होने, जो भी संघर्ष है उस संघर्ष का हमें हंसते हुए मुकाबला करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना, तभी सही मायने में हम समाज में जीने लायक बने। तो सिंपल सी लाइफ है, मम्मी पापा ने
उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बाप दादा ने जायदाद दे दी, ये दी, तो आपने क्या किया? आपने क्या? कुछ नहीं। आपका जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण भाग नहीं है देखा जाए तो, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल चुका है, तो क्या जीवन है आपका? मुफ्तखोरी का देखा जाए। जब तक इंसान मेहनत कर कर अपने हाथों से, बोलते हैं ना मैं बड़ा अपने पैरों पर, अभी हम अपने ही पैरों पर, ये अपने पैरों पर खड़े रहना नहीं, एक लाइफ में सेटल होना, एक कामयाब इंसान होना, ये अपने पैरों पर खड़ा रहना। तो टीचर में तो अपने ही पैरों पर था ना, कि बाजू वाले के पैरों पर थोड़ी आता है, वो मतलब नहीं। जीवन में जो भी संघर्ष आता है उस संघर्ष का डटकर मुकाबला करते हुए, हंसते हुए डटकर। ये तो कुछ लोग होते, देखो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं है, पर कोई व्यक्त नहीं कर पाता, कोई उस दुख को हंसते हंसते बोलते हैं दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है। जब दुनिया का गम देखा तो मेरा गम कुछ भी नहीं। कभी कभी हमें लगता है बाबा मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को कितने गुस्से, तो कई बार हमारे सामने भी जो व्यक्ति होता है, पर देखोगे कि वो हंसते हुए सारे दुख सह रहा है, तब आपको सही मायने में ये होगा कि अरे बाप रे मेरा गम तो इसके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी ये देखो हंसते हुए उस संकटों का, उस परेशानियों का मुकाबला करते हुए जीवन में आगे बढ़े। तो यही सारी प्रेरणा, यही सीख इन हाइकू के माध्यम से हमारे विकास परिहार ने हमें देने का प्रयत्न किया। तो चलिए देखते हैं, ओके समझ रहे हो ना? यस मिस। देखो स्ट्रगल बोलते हैं ना, कामयाब इंसान अगर सक्सेस होना है तो उसको स्ट्रगल तो चाहिए। लाइफ में 1 साल 2 साल कड़ी मेहनत तो करनी ही है आपको। अभी ये साल आपको कड़ी मेहनत करनी है तो उसका फल आपको मिलेगा रिजल्ट के उस तौर पे। देन अगला साल आप एंजॉय करो, देन और 1 साल आपको मेहनत करनी है 12th में। अगर आपको अपना जीवन का जो गोल यानी वो गोल नहीं, ध्येय लक्ष्य जो भी आपने डिसाइड किया है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी है। फिर आप 1-2 साल लाइफ की मेहनत करो, देन फिर आराम ही आराम है। अगर आप उस ध्येय को प्राप्त कर लेते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो फिर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना परिश्रम मेहनत के कुछ भी आसानी से मिलता नहीं है। और जब हम परिश्रम करके मेहनत करके जो भी हमें मिलता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। आप स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, रनिंग रेस जो भी, उसमें आप दौड़ते हो, फर्स्ट आते हो, जो ट्रॉफी मिलती है, नकली कैसे भी प्लास्टिक की कुछ भी दे दे, फिर भी कितना प्राउड फील होता है, अरे बाप रे मुझे ट्रॉफी मिली, फर्स्ट आया। फिर वो तांबे की हो, पित्तल की हो, लकड़ी की कुछ भी हो, पर वो एक हमारे लिए क्या होता है, नहीं मैं दौड़ में आया इसलिए मुझे। और अपने दोस्त ने बोला ये ले ना मेरी ट्रॉफी तू रख, तो उससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। और उसे हम संभाल के भी नहीं रखेंगे। जो चीज हमने मेहनत से कमाई है उसे हम संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और जो हमें मुफ्त में मिली उसकी हमें कोई कदर होती नहीं है। मम्मी घर पे है, खाना पका के आपके पीछे आओ, 2 दिन के लिए मम्मी कहीं बाहर चली जाए, तब आपको सही मायने में पता चलेगी कि माँ की हमारे घर में, हमारे जीवन में क्या जगह है। माँ सब समय पे खाना, चाय, पानी, बुक्स, किताब, कपड़े, ये वो सब मम्मी दे रही है, जब बोलो तब। सही बोलते आई कुटे काय करती, सुबह जल्दी उठ के आपके लिए सब करती है, रात को सबसे लेट सोती है, फिर भी आप बोलते आई काय करती, आई टुकड़िया खेलती और क्या करती है ना। तो कहने का मतलब अगर वही माँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाए और सारा काम आपको अपने हाथों से करना पड़े, तब आपको बराबर नानी याद आ जाएगी। तब हम लोग आई तू कधी है ना, तुरंत फोन लगा, मम्मी तू खड़ी है ना, कळत नाही इथे काय मला भेटत नाही, माझं पुस्तक इथे वो घर में पढ़ते समय सब बिखेर के रखते हो, साइंस की बुक इधर, हिस्ट्री इधर, और माँ बेचारे सब समेट के जगह पर रखते हैं। और किसी दिन आपको किसी बुक की जरूरत पड़ी और नहीं मिले, एक्चुअली होता सामने ही है पर हमें दिखता नहीं, हम ढूंढते रहते, काय आईला काय काम धंदा काय, माझ्या पुस्तकाला हात लावते, इकडे लावते तिकडे लावते, माँ सब संभाल के रखती, तभी आपको आसानी से मिल जाते। वरना कई बार तो आप स्कूल में बुक्स गुम, मेरा बेटा हमेशा, अभी ने हमेशा उसकी टेक्स्ट बुक बाजू वाले के बैग में ही चली जाती थी हमेशा, और घर पे आके ढूंढता था, मेरी साइंस की नहीं मिले, तो से व्हाट दैट, मेरी 2 बार तो मैंने नहीं खरीदी थी, मैं बोली अभी इस बार तुझे ऐसे ही पढ़ना है, मैं बुक्स लाके गया 2-3 दिन के बाद स्कूल में, और उसके बाद से 2 बुक्स लेकर आया, उसकी 2 उसके बाद उसके बैग में बोलती उसकी बुक, मैं बोली तो वो क्या था, प्रीफेक्ट भी कुछ ऐसा था, तो उनको क्या लास्ट पीरियड में बाहर जाना पड़ता है, वो सभी बच्चों को लाइन से छोड़ना वगैरह, देन बाद में आने के बाद फिर उनको बैग, तो बेल बजने पर तुरंत वो क्या बोलता है कि बेल बजा, तो जैसे कि तैसे बुक्स छोड़ के हमें जाना पड़ता है। फिर मेरे बुक्स कोई भी भरना है तो किसी के भी अंदर चली जाती है, किसी की भी,
एक बार तो एक दो लड़कियों की बुक्स लेकर आए थे, मुझे ये नहीं तो वो उसकी मेरे बुक बैग में मेरे उधर चली गई। ऐसे सब किस्से। पर स्कूल की लाइफ कुछ अलग ही होती है। उन बेचारों को तो 2 साल ऐसे ही चले गए। आप लोगों को वही स्कूल नहीं मिल रहे क्योंकि 10th के बाद स्कूल लाइफ खत्म। फिर कोई स्कूल में जाने वाला है नहीं? आठवीं में आप लोगों का 8वीं में खत्म हो गया ना। उनको तो भी 9th का हाफ ईयर मिला था, उनका फर्स्ट सेम हुआ था। देन मार्च से स्कूल यानी लास्ट तक, यानी देखा जाए तो 1 रुपीज में 75% वो लोग गए थे स्कूल, क्योंकि उनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था, 10 हुआ था, देन उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट भी हुआ था, फाइनल एग्जाम बाकी थी। एक थी ना, हाँ, पर 9th गया ना आपका, और ये 10th का भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं, यानी स्कूल जो लाइफ होती है ना, स्कूल में जो एंजॉय, रिसेस में इधर उधर भागना, हाँ, मस्ती करना, टीचर को ये करना वो करना, ये वो, क्योंकि ऐसी लाइफ वापस नहीं मिलेगी। कुछ कॉलेज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखिए। तो देखो पहला, हाँ, चलिए पेज नंबर है 15, लेसन कविता है 4 मन। ओके, उसके पहला हाइकू देखिए। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना का मतलब है गहरा, वो डार्क बोलते हैं ना, वो गहरा। अंधेरा, अंधेरा यानी अंधकार, पर ये कौन सा अंधकार है? कठिनाई रूपी अंधकार, यानी परेशानियों से भरा अंधकार। चमकता यानी चमकना, प्रकाश यानी उजाला, अधिक यानी मोर, बहुत ज्यादा, अधिक। ओके, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कई बार हमारे जीवन में, लिख लीजिए बच्चे, कहाँ है मतलब बाहर, अमृतसर पहला ठंडा लग रहा है। कहने का मतलब है कि जीवन में जैसे कई बार हमारे बोलते हैं ना, जीवन में अंधकार छा जाता है। अंधकार यानी वो अंधेरा नहीं, यानी कहने का मतलब है वो अंधेरा कौन सा? संध्या होने के बाद जो रात आती है, रात, और उस अंधेरे में चारों ओर अंधेरा है, उस अंधेरे में एक जुगनू चमकता है। जुगनू मालूम है ना, जिसे मराठी में काचवा कहते हैं। जुगनू, हाँ, लाइट जैसा होता है, जुगनू बोलते हैं उसको मराठी में। हाँ, उसके पूंछ को लाइट होती है। कहीं तो है कुछ सिटी Firefly. जुगनू देखने को मिलते हैं, कहाँ है मालूम नहीं मुझे। लोग स्पेशली उसे देखने को जाते हैं। नहीं नहीं, इधर भी इधर है, जापान में जा रहा है। फिर वो उधर, ये जापान की विधा है, हाइकू है क्या उधर? तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार रात के अंदर में जुगनू चमकता है। अभी सिंपल सी बात है, अभी इस रूम में उजाला है और मैं अगर एक कैंडल जलाती हूँ यहाँ, मोमबत्ती, तो उसका कोई महत्व है? नहीं। पर अंधेरा है, रात का समय है और हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो उस उजाले का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। उस समय उस उजाले की हमें बहुत जरूरत होती है, क्योंकि चारों ओर अंधेरा है। तो वही बात यहाँ बताई कि जीवन में संघर्ष रूपी या परेशानियों से जब इंसान घिरा हुआ रहता है, उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तब उसे एक आशा की किरण, कोई उम्मीद से, यानी कोई मदद वाला एक हाथ अगर उसे मिल जाए, एक आशा की किरण, उसे जीवन जीने की उम्मीद देता है। कहने का मतलब, जिस प्रकार अंधियारी रात में जुगनू चमककर उस अंधकार को चीरते हुए उजाले की ओर जाता है, यानी कहने का मतलब कि संघर्ष भरे जीवन में अगर हम उस संघर्ष का सामना करते हुए उसमें से बाहर निकलते, उस परेशानी जो भी है, मुसीबत, उसका समाधान करते हुए, उसका हल ढूंढते हुए अगर हम उसके अंदर से गुजरते हैं या निकलते हैं और सफलता की ओर बढ़ते, तो ये कामयाबी या ये कामयाब इंसान होने की एक निशानी कहा गई। यानी कहने का मतलब है कि कई बार बोलते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो चारों ओर से आती है। जब हमें मुसीबत आती है, वो कैसे एक जगह से नहीं, और मुसीबत कभी प्रॉब्लम बोल के नहीं आती मैं आ रही हूँ रेडी हो जाओ, नहीं, अचानक से आ जाती है और उस समय इंसान पागल हो जाता है। कहने पर चारों ओर से अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो इंसान पागल हो जाता है, वो सोचने की उसकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। यानी उसे लगता है कि मैं चारों ओर अंधेरे में गुम हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि घना घोर यानी परेशानी और मुसीबत का जो अंधेरा है वो चारों ओर है,
पर जिस तरह जुगनू अंधेरे को चीरकर सफलता की ओर बढ़ता है या रोशनी की तरह बढ़ता है, उसी तरह इंसान को भी, मनुष्य को भी अपनी जो भी समस्या है, परेशानी है, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए और उसका उस संघर्ष का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, तभी वह सही मायने में अपना जीवन जिया है ऐसा कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि जीवन में अंधेरा छाया है, ऐसी एक प्रकाश उम्मीद की किरण बन जाती है। बोलते हैं ना, जब चारों सभी जगह से हमें, बोलते हैं ना, सभी जगह हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और कहीं एक ही जगह हमें उम्मीद की किरण नजर आती, तो हमारी सारी आशाएं उस पर टिक जाती है ना। जैसे आपके कोई दोस्त है, कुछ प्रॉब्लम है, सभी ने बोल दिया मैं नहीं मदद करता और एक बोल दिया अच्छा मैं देखता हूँ मदद, तो आपकी सारी उम्मीद उसी पे डिपेंड हो जाती है कि वो तो मुझे मदद करेगा, यानी एक आशा की किरण की तरह वो आपके जीवन में प्रवेश करता है, कहने का मतलब। तो लेखक वही कह रहे कि वही प्रकाश वही सही दिशा की ओर ले जाता है। मनुष्य अपनी सफलता पा लेता है, जीवन में सुख दुख का महत्व तभी हमें पता चलता है कि जीवन में सुख दुख का क्या महत्व। देखो, जब आपके जीवन में सुख है तभी आपके सारे दोस्त आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, पर सही मायने में दोस्त कब माना जाएगा, जब दुख के समय, संकट के समय अगर वो दोस्त आपकी मदद करता है तो वही आपका सच्चा दोस्त माना जाएगा। तो ये हाइकू का मतलब यही है, इन पंक्तियों का मतलब यही है कि जीवन में अगर संघर्ष है, परेशानी है, कठिनाइयां है, तो अंधकार रूपी परेशानी में अगर एक उम्मीद की किरण में नजर आती है तो वही हमें सफलता की तरफ ले जाती है। जिस प्रकार घोर अंधेरे में, घने अंधेरे में जब एक जुगनू चमक कर, यानी जुगनू उस अंधेरे को काट कर उजाले की ओर बढ़ता है, तो उसी तरह हमें भी संघर्ष भरे इस परिस्थिति में उसका सामना करते हुए अपनी सफलता की ओर हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, यानी अधिक और परिश्रम करना है और मेहनत करना है। बोलते हैं ना, जैसे आप लोग एक चरण में मेहनत की पर जितना परसेंटेज चाहिए उतना नहीं मिला, तो आप क्या सोचोगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, मैं और मेहनत करूंगा और मैं आज आगे आऊंगा, मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ उस गलती को मैं ढूंढूंगा और उस गलती को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा और आगे और मेहनत करके आगे और बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जब तक अंधेरे में जुगनू का महत्व, जैसे बोला ना मैंने अभी मोमबत्ती का एग्जांपल दिया, अगर उजाला और मैं मोमबत्ती जलाती तो उसका कोई मतलब नहीं, पर सही मायने में अगर अंधेरे में उस मोमबत्ती को मैं जलाती हूँ तभी हमें उस मोमबत्ती की रोशनी का क्या महत्व है जीवन में वो पता चलता है, वरना ऐसे कुछ भी नहीं। अभी यहाँ मैं जला के रखो, इतना उजाला है तो उसको कौन देखता है, और वही रात के समय लाइट जाती तो हम माचिस की तीली और मोमबत्ती ढूंढते, क्योंकि उस समय हमें उसकी जरूरत होती है। कहने का मतलब कि उस समय उस रोशनी को हम महत्व देते हैं, यानी उस रोशनी का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो उस समय हमें समझ में आता है। समझा बच्चों? देखो, अंधकार अर्थात दुख और प्रकाश अर्थात सुख, यानी जीवन में सुख और दुख दोनों का आना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक दुख आता है तभी सुख क्या होता है हमें समझ में आता है, नहीं तो हम सुख है तो सुखी रहते हैं, दुख क्या होता है पता ही नहीं चलता है। हमेशा जीवन में कभी भी पहले दुख आना चाहिए, क्योंकि दुख से हम संघर्ष करते हुए जब हम सफलता की ओर बढ़ते तब हमारे जीवन में सुख आता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे दुख को हम समझ पाते, वैसे सुख को हम महत्व दे पाते हैं। बोलते ना, कोई भी चीज हमें आसानी से मिलती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती, पर वही चीज अगर हमें स्ट्रगल, परिश्रम और संघर्ष करके अगर हम उसे प्राप्त करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है। समझ रहे हो? समझा बेटा फर्स्ट हाइकू? हाँ, देन सेकंड देखो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। पाने यानी करते जाओ, यानी कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ यानी जो भी कर्म है अच्छे कर्म करते जाओ। पाने की यानी प्राप्त करने की, मत सोचो जीवन सारा। लेखक तीन पंक्तियों के यानी इन हाइकू के पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे कि हमें जो जीवन मिला है, बोलते ना कितनी योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये जीवन हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, हमें अच्छे कर्म करके कर्मवान बनना है। कहने का मतलब देखो, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, आपको मालूम है महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी मतलब रथ चलाने वाले, मालूम है ना? तो सारथी बने थे और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया था कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
फल तो तुम्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो फल का मिलना तुम्हारा जरूरी है। बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बोलते हैं ना, तूने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म किया हो तो बुरे मिलेंगे। कहने का मतलब यानी यहाँ कहा गया है कि आप अपने अच्छे कर्म करते जाओ, दूसरों को मदद करना वगैरह। कुछ लोग क्या होता है, दूसरों को मदद तो करते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं। और एक बात, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले उस गड्ढे में हम गिरते हैं। यानी अगर आपके मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना है तो आपका भगवान जरूर भला करेगा, मगर आप दूसरों के लिए गलत सोच रखते हो तो सबसे पहले गलत आपके साथ होगा। कहने का मतलब देखो यहाँ दिया है कि जीवन कर्म करने के लिए मिला है। जीवन, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो लोग आपको मरने के पश्चात भी पूछेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हो, कोई अंकल वहां रहता है, रोज आप क्रिकेट खेलते हो, उनके घर का नुकसान करते हो, बॉल तो अंकल बॉल बैट ले लेता है वगैरह। बहुत दिनों के बाद आप वहां खेलने गए हो और आपको पता चला कि शायद कोरोना में अंकल चल बसे, तो आपको अच्छा हमारा बॉल ले लेते हैं, यानी बुरी भावना व्यक्त हुई। अगर वही अंकल जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो आपको चाय पानी या कुछ देता है, आपके साथ खेलता है, और जब आपको ये पता चलेगा कि वो अंकल कोरोना में गुजर गए तो आपको बुरा फील होगा। अब अरे अंकल बहुत अच्छे थे, हमें हेल्प करते थे वगैरह। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बाद में भी हमारी यादों में जिंदा रहता है ना, मरने के बाद भी हम उसे याद करते हैं। अगर दुष्ट रहेगा, दूसरों को परेशान करने वाला रहेगा तो कोई उसे याद नहीं करेगा, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है, हाँ आगे देखिए, आप चाहे तो जैसे गरीब है, कोई दुखी है, ऐसे लोगों को मदद करो और मदद करके कर्मवान बनो, ऐसी बात यहाँ बताई गई है। कर्म का फल आज नहीं तो कल तुम्हें अवश्य मिलना है। अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा, बराबर। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम में अगर अपने पीछे वाला कोई दोस्त है, अगर कुछ पूछता है क्वेश्चन, तो कई बार बच्चे गलत बता देते हैं, बोलते नहीं मैं बताऊंगा तो मेरे मार्क्स कट हो जाएगी, उसको मिलेगा। गलत मत करो, नहीं बताना है उसे बोल दो मैं नहीं बता सकता, टीचर बता देगी, कुछ भी, पर गलत मत करो। कहने का मतलब ये स्वार्थ की भावना है। ये क्या है, हमारे अंदर स्वार्थ की भावना। आजकल इंसान क्या करता है, जहां मेरा फायदा है, जहां से मुझे बेनिफिट मिले वही काम करूंगा। मैं तुझे जैसे आज मेरा बर्थडे है, मैंने पार्टी दी, अभी नेक्स्ट हफ्ते में तेरा है ना, तुझे मुझे देनी पड़ी, तूने दे दी, तूने तेरा काम कर दिया, कर्म कर दिया, अभी वो दे या ना दे उसकी मर्जी है। पर नहीं, हम ऐसी भावना रखते हैं, मैंने दिया है ना उसको मुझे देना ही पड़ेगा 100%। आज मैंने इसको 20 रुपए का मंचूरियन खिलाया, नेक्स्ट टाइम ये मुझे खिलाएगा, इस तरह की। पर नहीं, हमें निस्वार्थ भावना करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। पर आजकल के इंसानों में निस्वार्थ कम और स्वार्थ भावना ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कहते हैं ना, अगर तू कर्म कर रहा है तो कहावत है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कुछ भी अच्छा कार्य कर और उसे भूल जा, उसे वापस पाने की लालसा तू अपने अंदर मत रख कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे वैसा ही वापस मिलना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है कि अच्छे कर्म करो, अगर करोगे तो अपने आप आपको जो फल मिलना है वो भी अच्छा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, देर से पर जब भी मिलेगा कभी अच्छा ही मिलेगा, ना अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो। स्वार्थ की भावना मन में न रखकर अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि जीवन में अंतिम सांस तक तू केवल अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्मवान बनने के लिए कहा है। हमारे भारत देश के जो सैनिक है, जो सरहद पर पहरा करते, आज वो वहां पहरा कर रहे, इस वजह से हम यहाँ आराम से अपने घरों में रह रहे, है ना। आप न्यूज देखते हो क्या, बीच में अभी चीन का वगैरह चल रहा था, कितने सैनिक ये हो गए मालूम है ना, क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी उनकी मृत्यु होगी कुछ ना कुछ। वो पुलवामा क्या था, वो पुलवामा। तो देखा जाए तो ये सब क्या है, ये निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा करे। वो कभी बोलते हैं कि हम सरहद पे खड़े, चलो हमारे लिए पैसे भेजिए, पर कभी कभार अगर ऐसा हमें मौका मिल जाता है, आपको होता है कभी कभी चंदा या फंड वगैरह जाता है, देखो सैनिक लोग, अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए तो जरूर उसे मदद करो, जरूर अच्छे कर्म करो। फंड वगैरह दिया जाता है, मालूम है ना, सरहद में जो होते हैं वो हमारे लिए दिन रात वहां डटकर हमारी रक्षा हेतु वहां डटे रहते हैं, दुश्मनों के साथ लड़ाई करते, जो भी है हो गए, ओके। हमारे वीर सैनिक भारत के लोगों के लिए ही लड़ते हैं,
आजीवन कर्म करने का व्रत धारण करते हैं। आपको मालूम है कि जब वो यह वर्दी पहनते तब एक शपथ लेते हैं कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन, आजीवन है ना पूरे जीवन तक मैं अपनी भारत माता की रक्षा हेतु ही रहूंगा, और अगर समय आया तो अपने प्राणों के बलिदान देकर भी मैं अपने भारत माता की रक्षा करूंगा। यानी वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। इसलिए देखो हर समय, अभी बीच में वो अभी भी ये मिट्टी में हुआ था मालूम, 26 कह रहा है ना, मिट्टी में हुआ था देखो, है ना, अभी भी उस दिन को याद करते हैं हम, है ना। तो यही बात कही है, तो इस दूसरे हाइको में यही बात कही गई है कि हाँ मनुष्य को अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, और कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल आज नहीं तो कल हमें मिलने ही वाला है, मगर अच्छे कर्मों के द्वारा ही लोग हमें अपनी यादों में जीवित रखते हैं, यानी मरने के पश्चात भी वो हमें याद करते हैं। समझा बच्चा? बहन हुआ है बाकी है। एक हाइकू पढ़ा दूँ? नो नो, ये जीवन नया वाला छोटा ही 5 मिनट, थोड़ा 5 मिनट घर पे जाके हाँ टीचर चलेगा, आप पढ़ाओ। खाना उल्टा मेरे को घर पे जाके काम रहेगा, बर्तन मांजना ये वो। आप हाँ? कितने बजे? 5 बजे ना, तो कहाँ 5 कोसा और पूरा दूंगा, जबरदार रहता है। तो अभी 3 बजे ना, 3 से 2 घंटे चलेगा तू। अभी जानबूझ के 4 बजे मत कर। मेरे को बता दिए। अच्छा एक छोटा सा हाइक पे बता दीजिए। हाँ वो सही बात है, बहस करने में से। चलो, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन? जीवन यानी जिंदगी, नैया यानी नाव, मझधार, मझधार यानी समुद्र का या सागर का बीच का हिस्सा, डोले, डोले यानी डोलना, पर कैसे? तूफान में, तूफान आता है तब हमारी नैया डोलती है ना। संभाले यानी संभालना, कौन? तो कवि जीवन रूपी, जीवन रूपी यानी मनुष्य का जीवन एक नाव के समान है। मनुष्य का जीवन कैसा? नाव। और मझधार क्या है? संसार रूपी सागर है। मनुष्य जब अपना जीवन व्यतीत करता है उस नाव में बैठ के, जब वो अपना जीवन का सफर तय करता है और मझधार में आकर जब डूबने लगता है, तब वो दूसरों की आशा करने लगता है कि मैं इस संसार में प्रॉब्लम्स में फंस गया, कोई आके मुझे संभालो। मगर नहीं, उसे अपने जीवन के सफर में खुद सफर तय करना है, उसे खुद अपने संघर्षों से लड़ना है और उसमें से लड़कर उसे सफलता की ओर बढ़ना है। वहां उसे कोई भी संभालने को आने वाला नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन एक नाव के समान होता है और संसार रूपी सागर में मानव का जीवन उसे व्यतीत करना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए तो भी मनुष्य को जीवन के मार्ग में आगे ही आगे बढ़ना है ना। क्योंकि देखो देखा जाए तो ये मझधार बीच का हिस्सा, जब इंसान जीवन का सफर तय करता है, बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स कहकर आती नहीं, कभी भी आ सकती है। और जीवन में अब बोलते हैं ना सभी दिन एक समान नहीं रहते, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा। आप लोगों का भी रहता होगा, कभी आप एकदम तंदुरुस्त दिखाई देते हो, कभी आपको बुखार आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स। यानी मनुष्य का जीवन कैसा है? कठिनाइयों से भरा हुआ है। और दूसरी बात, वह मोह माया के जाल, यानी बहुसागर यानी संसार रूपी सागर में डूबना, यानी इसका मतलब है मोह माया। मोह माया क्या है? मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी गाड़ी, मेरी ये वो, इंसान ये सब मेरा मेरा। कब तक? जब तक वो जिंदा है, पर मरने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं रहता। कोई बोलेगा मेरे मरने के बाद मेरी गाड़ी मेरे साथ जला देगा, वो लोग गाड़ी नहीं चलेगा, तुझे जला देगी, कहने का मतलब। यानी इंसान जब तक जिंदा है तब तक इस मोह माया में, संसार रूपी मोह माया में बंधा रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है। पर जब वो मृत्यु उसकी होती है, मर जाए, तब वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता है, कुछ भी नहीं। आता है लकड़े, जाता है लकड़े पे, है ना। तब बोलता है मैं मुझे 4 व्हीलर में लेके जाना, नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि और कई बार क्या होता है, इन सारे कठिनाइयों से, परेशानियों से घबरा कर इंसान गलत मार्ग पे भी चला जाता है ना। कई बार क्या होता है जीवन में बहुत यार होता है, कुछ ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं होता है, ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं होता है, चलो कुछ बेईमानी की जाए, है ना। यह दिमाग में सोच लेकर वो गलत रास्ते पर भी चला जाता है, सच का साथ छोड़ देता है, गलत राह पर चलना है।
यानी कहने का मतलब कि उसके अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो उसका डगमगा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर आत्मविश्वास रखकर खुद को संभालना चाहिए। विपरीत परिस्थिति यानी कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में उसे उस संघर्ष का, उस कठिन का, उस परीक्षा का डटकर सामना करना चाहिए और उसी में से सही मार्ग निकालकर उसे बाहर निकलना चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुष्य जब तक इन सारे संघर्षों से खुद परिश्रम या मेहनत करके या उसका सामना करके बाहर नहीं निकलेगा, सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक उसे कोई भी निकालने वाला है। मैं प्रॉब्लम्स में कोई आके मुझे मदद करे, मैं मझधार में फंसा हूं, मेरी नाव कोई संभाले या कोई बचन नहीं। तुम्हें स्वयं खुद की मेहनत, खुद को, कहने का मतलब है कि खुद की मदद खुद ही करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा संघर्ष है, तो उस संघर्ष में से बाहर निकालने के लिए तुम्हें खुद उस समस्या का समाधान खुद निकालना चाहिए। तुम इस संसार रूपी सागर के मझधार में बीच में फंस गए हो। तुम्हारी नाव जीवन रूपी यानी तुम्हारे जीवन की, ये संसार की जो नाव वहां फंसी है, उस नाव को बाहर निकालने के लिए तुम्हें खुद प्रयत्न करना चाहिए। वहां निकालने के लिए, उस नाव को संभालने के लिए कोई आने वाला नहीं है, वहां आपको खुद मेहनत करनी है। अभी आप 10th में हो, अभी आप बोलोगे तुम मेहनत करो अच्छे परसेंटेज ला, अगर तुम्हें अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम जीवन में सक्सेस हो पाओगे। वरना दूसरों पे आधार रखोगे, डिपेंड रहोगे तो तुम्हारी नाव और भी डूब जाएगी। समझा बेटा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. मैं पूरा पीडीएफ बना के भेजती हूँ, ओके? ग्रामर का। Bye, miss. Thank you, miss.
तुम्हारा अभी का सेशन कंप्लीट है? अभी मराठी का कितने बजे? 5 to 6 तुम्हारा मराठी का, तो उस टाइम लॉग इन हो जाना। ओके Okay. Thank you.